अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। देखिए, एक डिटर्मिनेंट तो उसका प्राइम डिटर्मिनेंट है, उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन है वो भी डिटर्मिनेंट। लेकिन अदर फैक्टर्स में हमने जब बात शुरू की तो हमने कहा कि आबादी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, और अगर आबादी कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। पॉपुलेशन के कम होने से डिमांड कम होगी। उसके बाद हमने ये भी बात की कि अगर आप किसी चीज का वेदर आ जाए, मौसम आ जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसका मौसम चला जाए तो कम हो जाएगी। टेस्ट डेवलप करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, हैबिट डेवलप कर देंगे उस चीज की तो डिमांड बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग करेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी, और अगर पर्सनल सेलिंग की तरफ जाएंगे तो भी डिमांड में इजाफा होगा। ठीक है जी। तमाम बच्चे जो ऑनलाइन मेरे साथ हैं, मेरी मुझे सुन सकते हैं तो जी लिख कर एंटर कर दें प्लीज। जिस जी, जी, मेहरुन्निसा, मोहम्मद, आप देखिए कि ये इतने बच्चे बेटा आपके सामने हैं। सबाहत हैं, एमन तारिक हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को बेटा आवाज जा रही है। तो आप अकेले बच्चे जो हैं, अगर आप कहें कि आवाज नहीं आ रही तो कोई इंटरनेट इशू होगा बेटा आपका। ठीक है, ये सब बच्चों को बेटा आवाज आ रही है। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि हमने कहा कि जी पर्सनल सेलिंग से भी डिमांड बढ़ती। तो अब हम बात कर लेते हैं किस पे, बात कर लेते हैं किस पे बच्चों, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की तरफ चलते हैं। देखिए, बात यह है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि चीजें रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं चीजें। जैसे आप ये कह लीजिए कि हमें पता है कि कुछ चीजें जो हैं वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं। कुछ चीजें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादिल। ठीक है ना, एक दूसरे का मुतबादिल होती हैं, यानी एक की जगह दूसरी इस्तेमाल हो सकती है। और कुछ चीजें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो जॉइंटली डिमांडेड है, जॉइंटली डिमांडेड है। उर्दू में आप कह सकते हैं कि ये जॉइंटली डिमांडेड है। ठीक है, अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ये इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं, इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं। एक हो तो काम नहीं चल सकता, दोनों होंगी तो काम चले। तो चीजों का आपस में यही ताल्लुक अभी हम समझते हैं। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये डिटर्मिनेंट का नाम है। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका नाम है कोक। तो प्रोडक्ट बेचने का नाम है कोक। कोक क्या होती है बच्चों? सॉफ्ट ड्रिंक होती है जी। अच्छा, आपको ये पता है कोक स्टैब्लिश कब हुई थी? 1885 में, 1885 में, या 86 में था, 1886 में। 1891 के करीब पेप्सी बनी। यानी इधर अभी हम जंगे आजादी लड़ लुड़ के को 25-30 साल गुजरे थे, उधर ब्रांडिंग शुरू हो गई। अच्छा बच्चों, चलिए हम बात कर लेते हैं किस पे जी। ये क्या हुआ बच्चों? मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो, आ रहा है नजर? चलो। अच्छा बच्चों, बात ये आ गई कि जी सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की बात कर लेते हैं, मुतबादिल। और दूसरी तरफ क्या जी, कॉम्प्लीमेंट्री। हम कहते हैं जी हम कोक बेच रहे हैं। अभी आपने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, अदर फैक्टर है, तो इसका मतलब इसकी अपनी कीमत तो चेंज नहीं ना होनी चाहिए। लेकिन ये दूसरों की कीमत पे तो कोई पाबंदी नहीं ना है। लिहाजा हम कहते हैं, फर्ज करें प्राइस ऑफ कोक चेंज नहीं हुई।
यही क्या क्या है ना आप, कि इसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, इफेक्ट अदर फैक्टर करेंगे, लेकिन भाई पेप्सी की प्राइस जो है वो कम हो जाए तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? आप जिस रिश्तेदार के घर जाएंगे वो क्या पिलाएगा? पेप्सी पिलाएगा, कोक नहीं पिलाएगा। क्यों? पेप्सी सस्ती हो गई है। अब पेप्सी ज्यादा बिकेगी तो इसका मतलब है कोक कम बिकेगी, क्योंकि बात, तो देखिए बात ये आप कह सकते हैं कि सर ये तो प्राइस है, लेकिन भाई उसकी अपनी प्राइस थोड़ी है, उसकी प्राइस ने इसकी डिमांड को इफेक्ट कर दिया है। हमारी तो अभी भी डिस्क्रिप्शन में वही लिखा हुआ है क्या, कि इसकी प्राइस चेंज नहीं होगी, तो नहीं हुई ना उसकी प्राइस, उसकी अपनी प्राइस तो वही है, कोक है ना हमारा प्रोडक्ट, उसकी प्राइस चेंज हुई, लेकिन दूसरे की प्राइस उसको इफेक्ट कर सकती है ना। तो अब उसकी प्राइस ने इसकी डिमांड को इफेक्ट कर दिया। और कैसे इफेक्ट किया? कि पेप्सी के सस्ते होने से पेप्सी ज्यादा बिकी, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि पेप्सी के सस्ते होने से कोक कम बिकी। तो दोनों का ट्रेंड क्या है? सेम है, कि अगर पेप्सी की प्राइस कम होगी हमारी डिमांड कम हो जाएगी, पेप्सी की प्राइस कम होगी हमारी, क्योंकि उसकी बढ़ेगी तो हमारी कम ही होनी। तो पेप्सी के सस्ते होने से हमारी डिमांड कम होगी, यानी उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम होगी। ट्रेंड दोनों में क्या है? सेम। सेम भी ऐसे शुरू होता है, सब्स्टिट्यूट भी ऐसे शुरू होता है, याद रहेगा। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज ना हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से अपनी डिमांड कम हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिपीट कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज ना हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाए तो सेम असर आया। इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट, याद रहेगा। लेकिन यहाँ तो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट भी बतानी है साथ, तो बताइए इससे डिमांड किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने कोक की बात करनी है, हमारा प्रोडक्ट तो कोक है ना, उसकी सेल तो कम हुई है, कीमत कम हुए बगैर, लिहाजा किस तरफ जाएगा? लेफ्ट। याद रहेगा बच्चों? अच्छा अब देखिए, प्राइस ऑफ कोक जो है वो सेम रहे, लेकिन पेप्सी जो है बच्चों पहले से महंगी हो जाए, पेप्सी पहले से। अब पेप्सी के महंगे होने से पेप्सी की डिमांड क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। अब जिसके भी घर जाएंगे वो क्या पिलाएगा? क्यों कोक पिलाएगा? क्योंकि पेप्सी महंगी है, वो कहेगा कोक पे रखाओ इनको। क्या हाल है बच्चों? लिहाजा अपनी प्राइस तो चेंज नहीं हुई, उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ गई। यहाँ भी ट्रेंड क्या है? सेम, यानी उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाए, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि ट्रेंड क्या है? सेम भी ऐसे शुरू होता है, सब्स्टिट्यूट भी ऐसे शुरू होता है, लेकिन इस बार डिमांड कर किधर जाएगा? राइट वर्ड, क्योंकि इस बार डिमांड बढ़ी है, पिछली दफा कम हो गई। राइट हो गई जी बात। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी हमारी प्राइस सेम है, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाए, या उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि ऐसा सेम है। लेकिन ये बात है कि अगर उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम होगी तो हमारा डिमांड कब लेफ्ट बढ़ जाएगा, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कब राइट बढ़ जाएगा। इस पे बेशुमार सवाल पेपर में आते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज क्या है, क्योंकि डिमांड में से मोस्ट लाइक्ड एमसीक्यूज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैं आपको ये दूसरी दफा पढ़ा रहा हूँ। एक दफा डिटर्मिनेंट में भी पढ़ाया था, लेकिन आज सिर्फ इतना फर्क है कि इसके साथ वो दो एरो लगे, लेफ्ट और राइट मूवमेंट। राइट जी, इसकी वीडियो भी आपको भेजूंगा ताकि आप वो भी गौर से देख लें। वीडियो का असूल वही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा और एमसीक्यूज को देख लीजिए।
अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर जी? अब आ जाते हैं हम बच्चों कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कहते हैं कि हम बेच रहे हैं क्रिकेट का बॉल। ठीक है जी। हम कहते हैं प्राइस ऑफ बॉल जो है ना चेंज नहीं हुई। प्राइस ऑफ बॉल चेंज नहीं हुई, लेकिन बॉल बगैर बैट के यूज नहीं हो सकता, इसके साथ बैट का होना जरूरी है। हम कहते हैं बॉल की प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन बैट वो सस्ता हो गया। ठीक है जी। लिहाजा सब लोगों के हाथ में बैट आ गया। क्यों आ गया बैट? बैट सस्ता हो गया। अब जो बच्चा गुल्ली डंडा खेलता था वो भी बैट खेल रहा है। जो बच्चा बंदर किल्ला खेल रहा था वो भी बैट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या हाल है बच्चों? जो बच्चा जो है वो क्या नाम लेते हैं लुकन मिट्टी खेलता था, वो भी क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है ना जी बच्चों? अच्छा, तो हर बच्चा क्या खेल रहा है? बैट हर बच्चे के हाथ में आ गया, क्योंकि बैट सस्ता हो गया। अब बैट सस्ता हो गया तो बच्चों बॉल भले महंगी सस्ती कुछ नहीं हुई, लेकिन बॉल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि बैट ज्यादा है तो बॉल ज्यादा चाहिए। किस तरफ जाएगा डिमांड का? राइट साइड पे। तो जाएगा राइट साइड की तरफ जाएगा। राइट जी। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे अगर आप असर देखेंगे ना उसकी प्राइस का हमारे प्रोडक्ट पे असर देखेंगे तो गौर कीजिएगा, असर उलट आया। अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे भी क्या करें? डायरेक्ट जोड़ें तो उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ गई है। तो क्या असर आया? कन्वर्स, उलट। कन्वर्स भी सी से, कॉम्प्लीमेंट भी सी से। याद रहेगा? क्या हाल है बच्चों? इसका मतलब है दूसरे की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो और दूसरे की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़े तो वो सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सर सेम आया। लेकिन अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो हमारी डिमांड बढ़ जाए तो सर कन्वर्स आया, तो कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ी है, डिमांड कब किधर जाएगा? राइट साइड की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए प्राइस ऑफ बॉल वही रहे, ठीक है जी, लेकिन सियालकोट वाले बैट बहुत महंगा कर दें। अब बताओ, जब बैट महंगा हो जाएगा, लोग बस बैट ही नहीं है तो बॉल उन्होंने क्या करना है? क्या हाल है बच्चों? जब बस बैट ही नहीं है तो जब बैट नहीं होगा बच्चों, बॉल की डिमांड भी कम हो जाएगी। खाली बॉल से किसी ने कैच कैच थोड़ी खेलना है। क्या हाल है बच्चों? वैसे हम ग्राउंड में अक्सर खेला करते थे। मुझे अक्सर टीम से निकाल देते थे। लड़ाई लड़ाई हो जाती थी। करता मैं कुछ भी नहीं था, बात ही करता था बस। मसलन क्रिकेट का मैच चल रहा है, अपोजिशन का प्लेयर है, कैप्टन है, मैंने कहा भाई ना तो देखे गेंद भी चाहे बल्ला पहले कमा देना। वो मेरा टूना होता था, तो बोल्ड हो गया। दूसरा लड़का है उसको भी मैंने यही कहा कि उनका टॉप प्लेयर था, वो भी बोल्ड हो गया। तीसरा है ना तो मैंने कहा पाए ना, मैं बल्ला मार के मुंह भन देगा यार। लड़ाई शुरू। कप्तान बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर देता था मेरे। फिर अगले मैच में फिर खिला लेते थे। प्लेयर भी पूरे नहीं ना होते थे इनसे, ये भी तो बात है। फिर मुझे खिला लेते थे, फिर मैं खेल लेता, चलो यार कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करता। कभी निकाल देते थे, कभी रखते थे। ये भी बात है बच्चों। ना किट अच्छी थी अपने पास, ना पैड अच्छे। तो खत्तियों के बारे के पैड थे लंडे के खरीदे हुए, कौन खिलाता है? अच्छे खिलाता है। अच्छा बच्चों, चले जी। तो बात क्या हो गई बच्चों? प्राइस वही रही, ठीक है जी, किसकी? बॉल की। बैट सस्ता हो गया, लोगों के पास बैट ज्यादा आ गया, तो बैट ज्यादा बिकेगा, बॉल भी ज्यादा बिकेगा। लेकिन असर उल्टा आया है, उसकी प्राइस से कम होने से हमारी डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने का, डिमांड करने तो राइट वर्ड ही जाना था, लेकिन असर क्या है? कन्वर्स। अब देखिए, उसकी प्राइस के बढ़ने से अगर डायरेक्ट जोड़ा जाए, उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हुई है। यहाँ भी असर क्या है?
कन्वर्स है। तो कन्वर्स असर का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट। लेकिन चूंकि डिमांड कम हुई है तो डिमांड कब किधर जाएगा? लेफ्ट। अब समझ लिया, आज के बाद बच्चे याद रखेंगे, अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो, या दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो वो सब्स्टिट्यूट है। हाँ, अलबत्ता बढ़ने की सूरत डिमांड का राइट बढ़ जाएगा और घटने की सूरत में लेफ्ट बढ़ जाएगा। और याद रखेंगे कि दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाए, और यहाँ दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो कन्वर्स असर आया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, डिमांड बढ़ने की सूरत में किधर जाएंगे? राइट वर्ड। और कम होने की सूरत में लेफ्ट वर्ड जाएंगे। राइट जी, याद रहेगा, पक्की बात है। जबकि अपनी प्राइस दोनों सूरतों में कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई, तो दूसरे की प्राइस ने हमें इफेक्ट कर दिया। जी बेटे, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन सप्लीमेंट्री में दो चीजों का सेटलमेंट लाजमी है कठिन में। हाँ हाँ, जाहिर है यार, दो चीजों का होना जरूरी। रिलेशनशिप बनता ही तब है जब दो चीजें हो। क्या ख्याल है? अकेली चीज का क्या रिलेशनशिप बनेगा? क्या ख्याल है? नहीं। अगर ऐसे रिलेशनशिप बनता होता तो मेरी तो कितनी शायद, सॉरी, अच्छा, देखिए, रिलेशनशिप के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, वरना हम तो रह ही राजी हैं शुरू से। अच्छा बच्चे यार, मुश्किल है, बताओ अब बच्चा कैसे समझाए इसको? यहाँ तक ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, नहीं नहीं, है बड़ा अच्छा बच्चा, वैसे थोड़ा बहक गया है, नहीं हो जाता। तो दुनिया चीज ही ऐसी है, हम जैसों का हाल हो गया भाई, तो इतने बाशऊर लोग थे, तू तो फिर अभी बच्चा है। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ एक डिटर्मिनेंट ऐड कर दूं, एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होती है? प्राइस नहीं है, प्राइस जो है वो वही है, फ्यूचर की प्राइस है, ठीक है ना? तो इसको यूं कर देते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस का मतलब ये हमारी प्राइस वही है जो है, लेकिन हम बाजार में कोई चीज लेने गए और वहां पे एक रूमर फैली हुई है, अफवाह है। वो अफवाह ये है कि ये जो चीज तुम लेने आए हो ना, इसकी अगले हफ्ते कीमत गिर जानी है। तो आज क्या होगा बच्चों? आज डिमांड क्या होगी? आज इसकी डिमांड कम हो जाएगी कि यार जब कीमत गिरेगी तब ले लेंगे, तो किधर आ जाएगा डिमांड? लेफ्ट हो। आप कहेंगे यार चीज क्यों नहीं बिक रही, पता चलेगा उसके मतलब अफवाह ये पहली कि इसका रेट गिर रहा है, तो आज लोग नहीं लेंगे, तो डिमांड का किधर चला जाएगा? लेफ्ट वर्ड। लेकिन आप कोई चीज खरीदने गए हैं, प्राइस उसकी वही है जो है, लेकिन एक रूमर फैली हुई है कि अगले हफ्ते इसकी कीमत बढ़ जानी है, तो क्या होगा? आज डिमांड बढ़ जाएगी, किधर जाएंगे? राइट वर्ड। ठीक है जी। और बाजुका ये जानबूझ के भी रूमर फैलाई जाती है। अच्छा, रियल स्टेट में अगर आप कोई चीज खरीदने चले जाए, तो वो कहेंगे आखिरी घंटा, आखिरी सांस है ये जो आप ले रहे हैं, इसके बाद ये फ्लैट नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर उन्होंने आपको सुनाना है कि ये फ्लैट आपके हाथ से निकल गया, सारी उम्र किराए पे रहेंगे आप, उसके बाद दुनिया में कभी फ्लैट बनना ही नहीं। हाँ, वो ऐसे ही आपके साथ करेंगे, और आप परेशान होके क्या करेंगे? टोकन, एक दफा टोकन दे दिया, फिर उनके नखरे सुने, फिर वो कहेंगे कि जनाब वो चीजें महंगी हो गई थी। हैं जी, मतलब मुझे याद है मेरे रिश्तेदार ने एक फ्लैट पसंद आ गया, मेरे से बगैर पूछे मेरी बेगम गई हुई थी साथ उनके, बुकिंग करा, और इतनी जल्दबाजी की कि पैसे भी नहीं थे जेब में, उनको $100 ही टोकन करा है, पैसे डॉलर, मेरे डॉलर में टोकन। वो जनाब फ्लैट हो गया इधर, मेरा ख्याल है ये है ना ड्रीम गार्डन्स, वहां पे। अब जनाब वो 7वीं मंजिल का लेंटर डल रहा है, 11 मंजिलें बननी है, 9 बननी है, जब बनेगी तब मिलेगा चौथी मंजिल पे उनका फ्लैट। अब वो आए दिन मुझे कहेंगे जाके यार बात तो करो उनके साथ, भैया अब क्या बात करनी? लाहौर में ये बड़ी नुकसानदेह चीज है, कराची में हालांकि कल्चर बेहतर है, यहाँ कल्चर बड़ा खराब है, कोई चीज ले लो ना, लोग वक्त पे डिलीवरी नहीं करते बना के। अब उन्होंने इसलिए लिया था कि एक फ्लैट ले लेंगे तो जब कभी बाहर से आएंगे अपने फ्लैट में आ जाया करेंगे, महीने 2 रहना हो, 3 महीने रहना हो तो दिक्कत
नहीं होगी। अब वो फ्लैट बना के भी दे ही नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, उस वक्त वो रूमर फैला देते हैं बस ये आखिरी फ्लैट है, उसके बाद फ्लैट बनने बंद हो जाएंगे, दुनिया की आखिरी जगह, इसके बाद आगे होगा ही कुछ नहीं। कभी परेशान ना हो, कभी परेशान, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा वो मिलना है। ठीक है जी। और हमेशा प्रॉपर्टी डीलर एक जो चीजें जो दिखाए उसको पहले रिजेक्ट कर दिया करे। उसका फायदा ये होता है फिर कम वक्त फिर के चीज अच्छी ले गए, नहीं तो पार्क कर देते हैं। और ये जो सोसाइटियां होती हैं ये भी जब पूरा अंदाजी करती हैं वो भी ऐसे ही करती हैं जैसे कमेटी निकलती है। मैंने एक दफा कराई आंटी थी, उनके घर कमेटी डाली, तो मेरा ये ख्याल था मेरी कमेटी निकलेगी और मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा। तो बच्चों हुआ ये कमेटी में देता रहा, मैं जब भी जाता तो वो कहती थी 5 मिनट लेट आए हैं। ऐ हुनी निकली मेरी भतीजी नहीं निकल आई। अगली दफा गया था तू लेट आया, 2 मिनट लेट आया, हुनी निकली तो मेरी हुई निकल आई। ऐसे निकलती रही। सेकंड लास्ट कमेटी बच्चों ने अपने गया तो उन्होंने कहा तू लेट आया है, अभी निकली मेरी पड़ोसन की निकल आई। अब मैंने कहा जी आखिरी तो फिर अब मुझे आने की जरूरत ही नहीं, वो तो मैं लेट भी आऊंगा तो निकल ही आएगी मेरी। हाँ जी। ये बात होगी 5 तारीख की, अगले महीने की 5 को मेरी निकली थी, उन्होंने 10 को मुझे मैसेज भेजा कमेटी टूट गई। कमेटी टूट गई। ये जो राजपूत होते हैं ना इनके साथ लड़ाई बहुत ज्यादती करते हैं। अच्छा ना तो कमेटी देते हैं ना रिश्ता देते हैं। सॉरी यार। अच्छा तो ये हमें हमेशा से ऐसे ही रहा बच्चों, है ना। चले अल्लाह वाले के, कोई नहीं, हमारा भी गुजारा हो ही गया। कमेटी पी गए बच्चों वो, पूरी कमेटी पी गई। हाँ जी। लेकिन वो थी बड़ी अच्छी आंटी, अच्छी थी। वो लोग वही मान थे जिनकी कमेटी डाली हुई थी। अच्छा बच्चों, चले कोई बात नहीं यार, वो इत्तेफाक है। ये ऐसे होता है इंसान को जैसे कोई मिल जाए उसको लगता है ऐसे ही है ना। ये है मैं बातें करूंगा, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग यहाँ अच्छे बुरे लोग हर जात में होते हैं। आपको जैसा भी मिल जाएगा आपको लगेगा ऐसा ही है ना जी। ये इत्तेफाक की बात। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल बात समझ आ गई है? चलो यार इसको वाइंड अप करें, बहुत टाइम लग गया इसको। अच्छा जी, अब बात पक्की पानी याद हो गई, इसकी एक वीडियो आपको भेज देंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्या बच्चों, क्या बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सप्लाई, है ना जी। नहीं, ठीक है बच्चों, सप्लाई बोलना है, सप्लाई नहीं बोलना। क्योंकि सप्लाई का मतलब होता है कोई सांप लेके आपके घर में आ जाए। क्या हाल है बच्चों, है ना जी। तो सप्लाई कहते हैं जब किसी की बीवी घर साला लेके आए। अच्छा बच्चों, तो चले कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं हो जाना। अच्छा, तो अक्सर लोग कहते हैं सप्लाई, ये सप्लाई नहीं बच्चों, सप्लाई। अच्छा बच्चों, इसमें हमने ऐसा करना है बच्चों, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने ये समझना है कि डिमांड में हमने बहुत ज्यादा बात की है लेकिन सप्लाई पे कम करेंगे। तो पहले तो आपके जहन में ये बात पैदा होगी कि सर डिमांड पे इतनी बात, सप्लाई पे इतनी कम बात क्यों की। भाई बात सिंपल सी है, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे तो हम सप्लायर साइड होंगे डिमांड साइड होंगे, सप्लाई साइड होंगे डिमांड साइड होंगे। किसी फॉर्म में जॉब करेंगे तो हम कंज्यूमर होंगे या सेलर होंगे, सेलर होंगे। तो इसका मतलब अपना रवैया तो कम ही पढ़ना पड़ता है, रवैया किसका ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बाहर का जिसके आगे चीज बेचनी है। तो इसलिए अपना रवैया मुनासिब सा डिस्कस होगा, बाहर का रवैया ज्यादा डिस्कस होगा क्योंकि बाहर से हमने डील करना है। अपना रवैया तो हमें पहले ही पता है हम क्या है। क्या ख्याल है बच्चों? चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज हम सप्लाई की टर्म का मतलब क्या है। देखिए सप्लाई की टर्म का मतलब वो मिकदार है जो कोई बेचना चाहे। क्या बच्चों, जो कोई मिकदार
बेचना चाहे तो आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ए सेलर इज विलिंग टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यार ये आज फिर जरा एडजस्ट कर दो इसको, ये थोड़ा ऊपर को चला गया, इसको थोड़ा छू के नीचे आ जाएगा। गुड हो गया बच्चों, आप देखो, आप नजर आ रहा है, डेफिनेशन नजर आई जो मैंने बनाई है। एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी चीज की वो मिकदार जो कि एक सेलर इज विलिंग टू ऑफर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है जी, क्या मतलब, किसी चीज की वो मिकदार जो एक सेलर बेचनी चाहता है किसी स्पेसिफिक कीमत पर और किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी दी गई कीमत पर स्पेसिफिक टाइम पर। तो एक बात जहन में आएगी आपके, वो ये आएगी कि कुछ मिकदार इंसान बेचना चाहता है, कुछ मिकदार नहीं भी बेचना चाहता। कोई बच्चों जहन में बात आ रही है? चलो पहले लिख लो फिर आएगी बात। अगले हफ्ते क्लासें होंगी? क्यों? क्यों? ठीक है, हाँ हाँ। आप लोग तो क्रिसमस में नहीं छुट्टियां करते थे? चलो सही है, क्रिसमस में भी दे देंगे आपको, कोई बात नहीं। हमारा कायदे आजम डे होता है ना, तो दे देंगे, हमें तो करनी छुट्टी कायदे आजम की वजह से, आपको भी दे देंगे। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं। अच्छा चलिए कहाँ तक पहुंचे बच्चों? एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी चीज की वो मिकदार जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है किसी खास कीमत पर। इसका मतलब सेलर के पास बहुत सारी चीजें होती, कुछ बेचना चाहता है कुछ नहीं बेचना चाहता, तो कोई शक की बात नहीं। देखिए चावल बेचने वाला सारे चावल आज ही बेचेगा नहीं, उसने तो कुछ चावल गोदाम में रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सारे चावल नहीं बेचेगा, थोड़े से चावल बेच रहा है, रख रहा है जो उसने सेल फ्लोर पे रखे हुए हैं, सेल पॉइंट पे रखे हुए हैं, बाकी उसने गोदाम में रखे हुए हैं। तो जो गोदाम में रखे हुए हैं वो क्या है? ठीक है, और जो बेचने जाता है वो सप्लाई है। तो इसका मतलब है स्टॉक जो है वो नहीं बेच रहा, बेच वो मिकदार रहा है जो उसने बेचने का इरादा किया हो। तो इसका मतलब है, अच्छा और अगर हम जाए चौहान स्टेट पे और उन्हें जाके कहें जी प्लॉट चाहिए, सारे प्लॉट बेच देंगे? नहीं, आज एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्होंने कुछ प्लॉट रखे हैं वो वही बेचे, बाकी उन्होंने कहा रखे हुए स्टॉक में रखे हुए। चावल वाला हो, गंदम वाला हो, प्लॉटों वाला हो, हर बंदा सारा माल गोदाम में रखता है और थोड़ा सा माल किसी हिकमत अमली के तहत सामने रखता है कि ये मैंने बेचना है। जो वो बेचना चाहता है वो क्या है? सप्लाई है। और जो वो नहीं बेचना चाहता वो स्टॉक है। ठीक हो गई बात? तो ये तो बात समझ आती है, किसी गिवन कीमत में जो बेचना चाहता है वो सप्लाई है। टाइम से क्यों रिलेट कर रहे हो? क्योंकि बेचने वाले ने भी कोई टाइम फिक्स किया होता है। क्या हाल है? आप रात को 2 बजे जाके आइसक्रीम बक्सा शटल नॉक करके कहें जी आधा किलो माश की दाल दो, दे देंगे? क्या होगा अगर आप नो करेंगे? क्या होगा? सीधी बात है, वो कहेंगे भाई ऑफ टाइम में आ रहा है। क्यों, क्या हाल है कि नहीं बच्चों? एकदम मैं ऑफ टाइम में बच्चों चला गया कुछ चीज में। मेरे बचपन की बात है, छोटा सा मैं था तो उस जमाने में ना रात के वक्त पीआईए का जहाज चलता था, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। अल्लाह बच्चे मेरे मामू कराची से आते थे तो वो रात के जहाज पे आते थे। तो रात का जहाज ये करते थे कि सड़क पे लाके खड़ा कर देते थे, और वो जो होते थे एयर होस्टेस और वो सारे बार आवाज लगाते थे 3,000 3,000 3,000 लाहौर 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 लाहौर। कितने बंदे आ गए? हाँ वाकई ऐसे होते हैं। मैं कई दफा अपनी अम्मा को भेजा है, बैग बुक पैक कर लेना, हमने टिकट कोई नहीं बुक करानी, रात को एयरपोर्ट पहुंच जाना। एयरपोर्ट जाके हमने बैठे रहना, आखिरी पीआईए की जहाज जब चलना ना, हम जाते ही 12 बजे थे, वो 1 बजे चलता था। अब 1 बजे सीटें सारी खाली, वो भी बोइंग जहाज में, सीटें भी 800 100 150 की बुकिंग होती थी।
तो वो उस वक्त क्या करते थे भाई, किसी ने कराची जाना है तो हम कहते हैं हमने भी जाना है, 4,000 दे दो। तो हमने उतने ही पैसे में टिकट दे देना, वो बिठा देना, जहाज पे चले जाना। जहाज था यार, नहीं नहीं, वो जमाना जरा सस्ता था ना। अब तो महंगाई बहुत हो गई ना बच्चों, वो जमाना सस्ता था। तो उस जमाने में जो जो है ना अपना, ये जो बस होती है, जो ट्रेन होती है एसी वाली, ये 2,500 की होती है, वो 4,000 लगते थे। और रात को सबको पता था कि जहाज एक चलना है, तो उसमें सीटें पूरी कोई नहीं होती। और एंड पे आगे जितने लोग जाके उसके पीआईए के काउंटर पे कहते हैं, उसको वो 3-4 हजार, 4,000 में सीट बेचते। वो रूटीन बन गई उनकी। बाद में उन्होंने इसी वजह से बंद कर दी कि लोग इसके आदी हो गए, वो सारा दिन जाते ही नहीं थे, वो रात को जाते थे। खैर, मामू जी आए जी रात को तकरीबन 12 बजे पहुंचे लाहौर। घर आते आते 12:30 हो गए। अब वो मुझे कहते हैं कि सिगरेट लेके आ। आखिरी 2 सिगरेट गोल्डिश की डब्बी में थे, सिगरेट के वो बड़े शौकीन थे। अब मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ तो सड़क बन रही, तो उसके पड़े हुए पत्थर, वो पत्थर होते हैं गीटे से, वो पड़े हुए। मैं चलता जा रहा हूँ, बच बुझ के पहुंचा हूँ। मुझे इतना पता है कि वो जो सिगरेट वाला है ना, वो वहीं खोखे के बाहर सोया होता है 4 पे। तो मैं उसको जगाने लगा कि यार सिगरेट दे दे, उसने दे देने थे। तो 4 पे के नीचे कुत्ता बैठा हो, वो पड़ गया मुझे। अब बच्चों मैं क्या करता, सपोज करो क्या किया होगा, पत्थर पड़े हुए क्या करूंगा, पत्थर उठाएंगे, क्या करेंगे, निशाना अपना अच्छा नहीं था। वो कुत्ते को नहीं लगा, किसको लगा जाए, दुकानदार को लग गया जाए। पहले पाए पे लगा और पाए से जाके स्विंग हुआ, ऐसे जैसे आमिर की गेंद होती है, मोहम्मद आमिर की गेंद, ऐसे स्विंग हुआ है, आउट स्विंग होता हुआ सीधा उसके माथे पे। और बच्चों जब जैसे ही वो उसकी डायरेक्शन उधर हुई है ना, मैं वहां खड़ा रहा। नहीं नहीं, पाए पे लगती डायरेक्शन गलत होते ही मैं वहां से गायब हो गया, भाग गया वहां से। मैं को आधी को गली जब भाग आया तो पीछे से गालियों की आवाज आई, ऊंची ऊंची गालियां काफी ज्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खाया उसको भी तो पत्थर लगाया ना बच्चों, इतने लोग पहले भी दे रहे, चल तू भी दे ले। अच्छा बच्चों कोई बात। तो ये बच्चों होता है अगर सप्लाई टाइम पे लेने नहीं जाओगे। वहां से मुझे इसकी डेफिनेशन समझ आई, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उस टाइम तक जाओगे तो सही है, वरना कुत्ता पड़ सकता है, सिक्योरिटी गार्ड पड़ सकता है, दुकानदार पड़ सकता है। लेकिन सप्लाई क्या है, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो वो बेचनी चाहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी खास कीमत में, वरना नहीं बेचेगा। क्लियर बच्चों, पक्की बात है। इसका मतलब 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गए, एक सप्लाई समझ आ गया, एक स्टॉक समझ आ गया। ठीक है जी। तो स्टॉक वो चीज है जो अभी रखी तो हुई है, बेचेगा नहीं। सप्लाई वो है जो जो रिटेल स्टोर पे पड़ी है बेचने के लिए, और वो अमाउंट है जो बेचनी चाहता है किसी खास कीमत पर, लेकिन टाइम उसने फिक्स किया हुआ है कि मेरी दुकान 9 बजे खुलेगी, 11 बजे बंद होगी। क्लियर बच्चों, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, पहले भी तो डिटर्मिनेंट पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम डिटर्मिनेंट। प्राइम डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, प्राइस। तो प्राइम डिटर्मिनेंट इसका भी क्या होगा, प्राइस। अब जो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। लॉजिक देखिए, जब भी कभी प्राइस बढ़ेगी, क्या डिमांड की तरफ जाना ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, तू डिमांड की तरफ जा रहा है। आज हमने सेलर की बात करनी है, कंज्यूमर की बात नहीं करनी। अच्छा बच्चों, अब बात यह कि जब भी प्राइस बढ़ेगी बच्चों, सेलर को नजर आएगा मुनाफा, अपॉर्चुनिटी। तो वो क्या करेगा, वो स्टॉक में से माल निकालेगा और जाके किस में रख देगा। क्यों रखेगा बच्चों, क्योंकि उसे मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। अभी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, मौका जाना चाहिए आपसे, नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। इसी तरह प्लॉट महंगे हो जाए तो वो स्टॉक से निकाल के फाइलें 10 ज्यादा रख देगा, ये भी ले लो। ठीक है जी। अच्छा कोई और चीज महंगी हो जाए, ठीक है जी, वो कहेगा अच्छा ये जो स्टॉक में पड़ी है ये भी ले जाए। क्यों, कमाने का मौका है। लेकिन अगर प्राइस कम हो गई तो मुनाफा क्या नजर आएगा, कम। वो क्या करेगा, वो सप्लाई में से माल निकाल के किधर रख देगा, कहेगा बेचेंगे बाद में बेच लेंगे ना,
अभी उतना बेचने की जरूरत है हमें, बाकी नहीं बेचते। तो साबित क्या हुआ, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि मौका अच्छा होगा वो स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, और जब प्राइस कम होगी क्या करेगा, कम कर देगा, फिर बेचेंगे जब अच्छा मौका आएगा, अभी नहीं बेच रहे। ठीक है जी। इसलिए हम प्राइम डिटरमिनेंट को क्या समझेंगे कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, वजह क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्राइस के कम होने पर क्या होता है, वजह क्या है, प्रॉफिट उसे कम लग रहा है इसलिए वो सप्लाई कम कर देगा। ठीक होगा बच्चों, कोई चीज मुश्किल। अच्छा, अब बच्चों चलते हैं किस तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। किस तरफ जी, टेक्नोलॉजी की तरफ। अब जो टेक्नोलॉजी का मसला है बच्चों, टेक्नोलॉजी को हम यूं देखेंगे कि अगर किसी चीज का रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, क्यों सस्ता पड़ेगा, उसकी वजह नई मशीन आएगी, वेस्ट कम प्रोड्यूस करेगी, उतने ही मटेरियल में या कम मटेरियल में ज्यादा चीजें बनाएगी। ऐसे होता है बच्चों, उससे मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और सप्लाई भी। दूसरी वजह, हर आने वाली मशीन की स्पीड पहले से क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। सही है जी। प्राइस की बात समझ आई थी, टेक्नोलॉजी की बात क्या समझ आई, हर नई टेक्नोलॉजी वेस्ट कम करती है, पहले से कॉस्ट कम कर देती है, तो प्रॉफिट क्या होगा, देखिए ना, हर नई टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल कम यूज करती है, इसलिए कॉस्ट वेस्ट कम होती है, तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, ऐसे ही बच्चों, और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, इससे सप्लाई बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कैसे सर, नई टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल या वेस्ट कम कैसे प्रोड्यूस करती है। सोचिए, मेरे दादाजी की गाड़ी कौन सी थी, फोक्सी, बीटल, जर्मन बीटल, वॉक्सवैन। उसके साथ बच्चों जो पेट्रोल का पाइप था, पता कौन सा लगा हुआ था, हमारे घर में नलके की नाली है, नलके की नाली, तकरीबन उससे थोड़ा छोटा कह रहे हैं वो लगा हुआ था, 1 लीटर में 4 किलोमीटर करती थी। और दादाजी कहते थे गाड़ी आई है जनाब, 1 लीटर में 4 किलोमीटर, है जी। और हमारी दादी अम्मा जो है वो जाली वाला बुर्का पहन के दादाजी के साथ बैठ के जाया करती गाड़ी में, बुर्का पहन, जाली वाला नेट। अच्छा, अब्बा जी की बारी आई, टोयोटा आ गई, 1 लीटर में 8 किलोमीटर। अब पाइप नाली आधी रह गई। अब हमारे दौर का जो पेट्रोल का पाइप है ना बच्चों, ये जो पलटस में लेते हैं, 1 लीटर में 18 किलोमीटर कर लेती है, एसी चला के। इसका पाइप है तकरीबन, ये जो तार देख रहे हैं ना आप, ये वाली तार, ये पर इससे भी थोड़ा पतला ही। ठीक है जी। डिजिटल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, फ्यूल जरा सा कच्चा गया ना, सेंसर पीछे से आके कंप्यूटर को कहता है वो ये तेल ज्यादा हो रहा है, बंदे का पुत्र बन, वो साथ ही फ्रीक्वेंसी डाउन करता है, पेट्रोल कम कर देता है ऑटोमेटिकली। तो कितने में जल्दी, 18 में। तो हर टेक्नोलॉजी जब आएगी वो पहले से एडवांस होगी। क्या हाल है बच्चों, अब हमारे दादाजी का एसी चलता था 16 एम्पेयर पे, बकायदा ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट तार लाए हुए थे घर में एसी चलाने के लिए, हैं जी। फिर घरों में आगे स्प्लिट यूनिट, कमाल हो गया है ना, 10 एम्पेयर पे एसी चलेगा। और अब इन्वर्टर आ गया 6 एम्पेयर पे। आप देखिएगा हमारे आने वाली नस्लें हमारा मजाक उड़ाएंगी, ये इतनी बिजली जाया करते थे, उनके यहाँ एसी होगा 18 वाट का, 20 वाट। सीधी बात है, टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही है ना। क्या हाल है भाई, 200 वाट का पंखा होता था, पिछले दिनों पंखे खराब हुए, दो मैं लेने गया, लाहौर फैन के लेके आया मैं पंखे, तो बच्चों वो 18 वाट का पंखा है। तो हर नई टेक्नोलॉजी पहले से क्या आ रही है, फ्यूल एफिशिएंट। इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी, रॉ मटेरियल कम लगेगा, चीज ज्यादा बनेगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी तरह बच्चों, अगर मजदूरों की उजरत, अच्छा इसने एक ही डायरेक्शन रखी सर ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे वापस नहीं ना जाती, वरना मैं कहता टेक्नोलॉजी आ गई, कॉस्ट कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, टेक्नोलॉजी चली गई, है जी, कॉस्ट बढ़ गई, ये टेक्नोलॉजी आगे जाती नहीं है। दो चीजें हैं जो जिंदगी में आके नहीं जाती, एक तो टेक्नोलॉजी है और एक आपके अब्बा को पता। अच्छा बच्चों, अच्छा जी,
तो क्या है बच्चों, टेक्नोलॉजी आगे जाती नहीं है बच्चों, ये हमेशा आगे की। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या जी, वेजेस। अगर गलती से लेबर मार्केट में वेजेस कम हो जाए, मजदूरी सस्ती हो जाए, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर वेजेस बढ़ गई, जैसे हमारे मुल्क में हुआ है, वेजेस बढ़ गई, क्या होगा बच्चों, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा चलो रिपीट करो, देखो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, ये प्राइम डिटरमिनेंट। दूसरा डिटरमिनेंट क्या पढ़ा है, किसी चीज की टेक्नोलॉजी आएगी तो वेस्ट कम करेगी, कॉस्ट घटाएगी, मुनाफा बढ़ेगा, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी और स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, मजदूर सस्ता होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ पूरी दुनिया की प्रोडक्शन चाइना में क्यों आ गई, वेजेस कम है। वेजेस कम है, वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी, क्या हाल है कि नहीं। अच्छा पाकिस्तान में क्यों नहीं आए, नहीं यहाँ वेजेस कम ही है दुनिया के मुकाबले, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है दुनिया में, सारी दुनिया में कहीं देखें हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठ के काम करें, हमारे यहाँ कभी इकट्ठे बैठ सकते हैं, नहीं, ये तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, हाँ जी, है कि नहीं। अच्छा तो ये नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर वो हो जाए तो यहाँ भी प्रोटेक्शन आ सकती है। अच्छा बच्चों, दूसरा क्या है, वेजेस बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं दो चीजों के ऊपर, एक हो गया टैक्स आगे सब्सिडी, ये भी आपकी किताब में लिखे हो। अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज पे टैक्स लग जाए, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है बच्चों सेल्स टैक्स, ठीक है। अब आपने लिख लेना है, डायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करेगा डिमांड को, डायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को। इनडायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा, सप्लाई को, याद रहेगा। डायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करेगा किसको, डिमांड को, और डायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, 2 मिनट में समझ आ सकता है अगर आप गौर से सुनो। अब्बू की सैलरी आती है, स्लिप के ऊपर लिखा होता है इतना टैक्स काट के तेरे सीएनआईसी पे जमा करा दिए, कौन सा टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। अब्बू की आमदनी से काटा और स्टेट बैंक में जमा करा दिया जाता है, अब उनकी फर्म में, ये क्या है, डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट जमा करा दिया ना हुकूमत को, कि अब्बू की सैलरी 1 लाख है, उसमें से 2,000 रुपया महीना जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा अम्मी जब कोई चीज लेने जाती है, चाय की पत्ती, 18% उस पर कट रहा है टैक्स, वो स्टेट को जा रहा है, नहीं पहले ब्रोकर को जा रहा है, यानी ग्रोसर को, ग्रोसर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चर, वहां से हुकूमत को जा रहा है, इससे वो टैक्स कौन सा है, इससे इसको कहते हैं टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। अब्बू वाला टैक्स कौन सा है, टैक्स ऑन इनकम, वो डायरेक्ट है। और अम्मी वाला टैक्स कौन सा है, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, जब चीज खरीदने जाते हैं टैक्स कटता है, तो वो इनडायरेक्टली हुकूमत को पहुंचता है, पहले मार्केट में जाता है, मार्केट से हुकूमत को जाता है, इससे हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है, लिखा हुआ है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को क्या कहते हैं बच्चों, उर्दू में बिक्री भी कह सकते हैं, बकरी टैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वहां को बकरी बना दिया जाए। ठीक है जी, तो ये बिक्री टैक्स भी है और बकरी टैक्स भी है। अब सोचिए कि सेल्स टैक्स लगता है हर चीज पे जो बिक रही है। अब फर्ज करें कि हम सप्लायर हैं बुक्स के, हम पब्लिशर हैं, क्या बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, बुक्स आप। अब देखिए हमारी इंक पर भी टैक्स ऐड हो गया, हमारे पेपर में भी टैक्स ऐड हो गया, तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई, और हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, हम सप्लाई कम कर दी, लोग पीडीएफ बुक पढ़ेंगे, फिर पब्लिश बुक नहीं पढ़ेंगे। समझ आ रही बात की, क्या हुआ कि उन्होंने हर चीज पे कीमत पे टैक्स लगा देते हैं, सेल्स टैक्स इसी को तो कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इसी को कहते हैं। हम क्या है, पब्लिशर हैं, किताबें छाप के बेचते हैं, लेट्स से हम इलवी वाले हैं,
ठीक है जी। अब होता क्या है कि इंक में भी टैक्स लग गया, पेपर में भी टैक्स लग गया, तो कॉस्ट बढ़ गई या नहीं? कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो गया? सप्लाई भी कम हो गई। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा, अब सब्सिडी उसका उलट है। सब्सिडी उसका क्या है? रिवर्स है, उलट। टैक्स हुकूमत उस चीज पे लगा के हमसे लेती है, सब्सिडी देती है। इसी मिसाल को मैं अगर फर्ज करूं, हम जाते हैं काश्तकार के पास, कि काश्तकार भाई खाद डालो खेतों में, खाद डालो। क्यों डालो? खाद डालने से गंदम ज्यादा उगेगी। काश्तकार भाई कहता है नहीं, मैं तो खाद नहीं डाल। हुकूमत कह दिया खाद डालो, तुम्हारी मेहरबानी। कहता नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? मेरे पास पैसे नहीं इतने, 15,000 रुपए की बोरी मैं नहीं ले सकता। हुकूमत कहती है अच्छा चलो तुम बताओ तुम कितने की ले लोगे। वो कहता है अगर 10,000 की होना फिर डालूंगा खाद, वादा। ठीक है जी। तो हुकूमत कहती है चलो हम तुम्हें 10,000 की रेंज कर देते हैं। हुकूमत क्या कहती है, हम तुम्हें 10,000 की रेंज कर देते हैं। बताओ हुकूमत कैसे रेंज करेगी? हुकूमत 5,005 से डाल दे, क्योंकि फर्म के पास जाएगी, वो आगे बैठे हुए हैं, फौजी फर्टिलाइजर वाले। वो तो कहेंगे कसम अल्लाह पाक की, 14,999 रुपए की तो घर पड़ रही है। 14,900 घर पड़ रही है। 1 रुपया हमारा मुनाफा है, वो हम छोड़ रहे हैं कौम की खातिर। कौम की खातिर 1 रुपया छोड़ देते हैं। हुकूमत कहेगी भाई ये लो, ये 1 रुपया भी ना छोड़ो, कल को इसके बदले भी हमें जेल में डालोगे। अच्छा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? 15,000 की बोरी वो कहता है मैं नहीं डाल सकता, मैं कब डालूंगा? तो वो हुकूमत क्या कहेगी? अब क्या होगा? अब एक बंदा बैठ जाएगा वहां सेल पॉइंट पे। सेल पॉइंट में बंदा बैठ जाएगा। अच्छा भाई असद आया 2 तोड़े ले गया। हुकूमत कहेगी 2 तोड़े असद ले गया, ये लो 10,000। ये कौन दे रहा है? हुकूमत। 20,000 तो वो दे के जाएगा ना, 10,000 की तोड़ा। अच्छा भाई अमजद आया 1 तोड़ा ले गया, कितने पैसे दे के गया? 10,000 अमजद दे गया, 5,000 अमजद। जितनी खाद बिकेगी उसको 5,000 हुकूमत देगी। अब सेल्स टैक्स ले रही थी और सब्सिडी दे रही। क्लियर बच्चों? चलो अब समझो, सब्सिडी देने से कॉस्ट कम होगी ज्यादा होगी? टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ी थी, सब्सिडी देने से कॉस्ट, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसलिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए तो काश्तकार को खाद सस्ती दे रहे हैं। क्या हाल है कि नहीं बच्चों? अगर दे दे तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हुआ तो आईएमएफ देने ही नहीं देता बच्चों। यहाँ तक बच्चों मुश्किल है कुछ? ये बात समझ आ गई जी। अब चलते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की तरफ। आप कहेंगे सर ये डिमांड में भी सप्लाई में भी है। हाँ, सप्लाई में भी है। सिर्फ एक फर्क है, डिमांड में रिलेटेड गुड दूसरे प्रोड्यूस कर रहे थे। अगर आप कोक बना रहे हैं तो पेप्सी कोई और बना रहा है। ठीक है जी। अगर आप कोक बना रहे हैं तो पेप्सी कोई, और अगर आप बॉल बना रहे हैं तो बैट कोई। यहाँ दोनों चीजें आप ही बना रहे हैं। यहाँ दोनों चीजें आप ही बना रहे हैं। अब मैं फर्ज करो कि मैं टीचिंग नहीं करता, मैं टीचिंग नहीं करता, मेरा गाड़ियों का प्लांट है। मैं क्या बेचता हूँ? कार बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ बच्चों? कारें बना बना के बेचता हूँ। ठीक है जी। रिपीट करते हैं, मैं टीचिंग नहीं करता, मेरा गाड़ियों का प्लांट है, तो मैं क्या करता हूँ? गाड़ियां बना के बेचता हूँ। अब फर्ज करें गाड़ी की कीमत, मैं कार बेचता हूँ, कार की कीमत वही रहती है, लेकिन जीप सस्ती हो जाती है। जीप सस्ती हो जाती है। ठीक है जी। और जीप की सप्लाई मुझे कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए? कम रखनी चाहिए। तो मैं अपने प्लांट का स्विच कार की तरफ ही रखूंगा। क्यों कार की तरफ रखूंगा? क्योंकि जीप सस्ती है। प्लांट मेरा एक ही है, स्विच ऊपर करूं तो कार गिरनी शुरू हो जाती है, स्विच नीचे करूं तो जीपे गिरनी शुरू हो जाती है, बंद है जी। तो अभी मैं कार बना रहा हूँ, तो कार की कीमत नहीं चेंज हुई, जीप सस्ती हो गई है और ज्यादा, तो मैं कहूंगा मेरा फैसला ठीक है, कार ही बनाते रहो, तो कार की सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन फर्ज करो कि मैं कार बेच रहा हूँ और जीप महंगी हो गई है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्विच नीचे को कर दूंगा,
जीप बननी शुरू होगी। जब प्लांट जीप बनाएगा तो कार कम बनाएगा, तो कार की सप्लाई क्या होगी? रिपीट कर लेते हैं कैसे जी। मैं कार बेचता हूँ, फॉर द टाइम बिंग रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट मेरा क्या है? कार। लेकिन मेरा एक ऐसा प्लांट है, ऊपर करूँ तो कार बनती है, नीचे करूँ तो मैं जाता हूँ मार्केट में, कार की कीमत चेंज हुई, जीप महंगी हो गई। अब जीप महंगी हो गई तो वाइस डिसीजन क्या है मेरा? स्विच को नीचे करो, उससे क्या होगी? जीप बन बन के गिरती जाएगी और कारें कम बनेंगी, तो कार की सप्लाई क्या होगी? लेकिन कार की कीमत तो चेंज नहीं। क्या हाल है? कार की प्राइस तो वही है ना, कार की प्राइस वही है। ठीक है जी। जीप के महंगे होने से हमने स्विच जीप की तरफ कर दिया, जीप की सप्लाई बढ़ गई, कार की सप्लाई कम हो गई। अब रिपीट करते हैं, ऊपर की तरफ देखिए, जीप सस्ती हो गई, अब क्या करेंगे? अब स्विच ऊपर की तरफ कर देंगे, क्यों? कार बनाओ, जीप तो वैसे सस्ती है, तो कार की सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आपके दिन में कौन सी कार आ रही थी जो सड़कों पे चलती है? और यार मैं टीचर हूँ, ये वो कार है जो ताकि वाली बच्चे चलाते हैं, वो सीरियस ही हो गया सर का कार का प्लांट। अब मेरा कार का प्लांट होता तो मैं आपके पास यहाँ बैठा होता। इस तरह के मेरे ख्यालात होते, फिर मैं कहाँ आप कहाँ। फिर तो सीधी बात है, मैंने ये ऐनक थोड़ी लगानी थी, माइकल कोर की ऐनक लगानी थी मैंने। रेड बैन की नीली ऐनक लगा के मैंने यहाँ से गुजरना था फॉर्चुनर में। आप में से कोई सामने आना था, मैंने हारन बजा के गुजरना था। हट जा पहले मुझे जाना। नहीं बच्चों, शुक्र करो कि ऐसा है नहीं, और आपको टीचर मिल गए। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल है ना? नहीं, मैंने स्टाइल सारे मीलों के सीखे हुए, बस वो चक्कर ये है कि अभी पैसे नहीं आ रहे। जिस दिन पैसे आ गए ना, मैंने भी मीलों की तरह बात की। अच्छा मील बात कैसे करते? हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये नहीं अपनी बात होती भूल जाते हैं, फिर दूसरों की ड्यूटी लगाई होती है। अच्छा दूसरे भी आगे नहीं, सर आप ये बात कर रहे थे, सर आप यहाँ तक पहुंचे। ये बड़ा मीलों का स्टाइल है। अच्छा बच्चों, चलो कोई नहीं यार, अच्छा मत किया है। अच्छा बच्चों, अब बात क्या कर रहे थे? अच्छा, जब हम किताब की तरफ देखते हैं ना, किताब में उन्होंने दिया हुआ है assumptions में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, और उन्होंने कार वाली मिसाल नहीं दी, उन्होंने दी हुई है मिसाल पर्स की। मिसाल कौन सी दी हुई है? पर्स की। किताब देना याद है, देखना मैं जरा पेज बताता हूँ आपको। किताब में शिफ्ट जहाँ होता है ना, वहां पे लिखा होगा यार, ये देखो यहाँ दिया हुआ पेज 47 पे। ये देखो इनपुट रिसोर्सेज दिए हुए, सस्ते हो जाए, रख लो बेटा। इनपुट रिसोर्सेज, और क्या दिया हुआ है? टेक्नोलॉजी दी हुई है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो मिसाल दी है पता कौन सी दी हुई है? उन्होंने मिसाल दी हुई है लेडीज पर्स की। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, आज अभी इतना टाइम नहीं, इसको रिपीट कर लेंगे एक दफा। अभी आप लॉ ऑफ डिमांड को आज जाके मुकम्मल करो, इसको रिपीट कर लेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है आप अपनी? सीधी बात है। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा यार। गर्मी तो काफी ज्यादा है, ध्यान से ईद मनाना है भाई, ज्यादा गोश्त वोश्त ना खाना। ठीक है। अच्छा, और क्या नाम लेते हैं, ईद पे मेरे लिए खूब दुआएं करना, ईदगाह पे जाके तो दुआ करना। बस दो चार चीजें चाहिए यार, आप उसके लिए मेरे लिए दुआ करना। एक तो बड़े अरसे से हज और उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो प्लान बन नहीं रहा, पैसे ही नहीं जुड़ रहे। तो दुआ करो जरा कि हज भी हो जाए और उम्रा भी हो जाए। कहाँ दुआ करो यार? जब नमाज पढ़ने जाओगे, खुतबे के दौरान करना, उसके बाद करना मेरे लिए दुआ, ठीक है? एक तो ये काम है, दूसरा फिर चलो ये तो पहले एक तो होना, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है बच्चों, ये जो होता है ना कुर्बानी का गोश्त, ये बड़ा बरकत वाला गोश्त होता है, इसे खाना चाहिए। लेकिन एक काम करेंगे, जब जानवर जिबा हो ना, वो जो फर्स्ट टाइम का गोश्त है वो ना, वेट करें उसको, जरा ठंडा होने दें, उसको खून अच्छी तरह निकलने दें, रिसने दें खून। वो जो कुछ था उसमें से लिक्विड बह रहा है, वो खून ही होता है।
उसको भी रहने दें, हेमोग्लोबिन को हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो खुश्क हो जाता है, बेहतर ये है उसको दूसरे दिन खाएं। हम तो पहले दिन, मैंने तो घर में चिकन पकाया था, जानवर ज़िबा भी होता है, मैं पहले दिन चिकन खा लेता हूँ, अगले दिन मुनासिब तरीके से फिर आप उसको खाएं, तो आप फिट भी रहेंगे, बेहतर भी रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटी तो हमारी यही है कि हम 100 ग्राम गोश्त खा सकते हैं ज्यादा, 200 खा लें, इससे ज्यादा तो आप नहीं खा सकते ना। ज्यादा खाएंगे तो नुकसान आता है हर चीज में। अजाफी गरीबों को दो, अजाफी जितना वो गरीबों को दो। लो बच्चों, फिर होती है मुलाकात इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद। खुश रहें, आबाद रहें, चाहे समनाबाद रहें या शादबाद।